हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 यानी परिवहन समस्या। ठीक है, परिवहन समस्या में हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की। इसका जो भी थ्योरी है या जो भी परिवहन समस्या की डेफिनेशन है उनको अभी हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए हमको पहले क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो 46 पेज नंबर पे है आपके। क्या है? निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, परिवहन समस्या को हल कीजिए। और ये आपको क्या दे रखी है, एक समस्या दे रखी है या सारणी दे रखी है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है, देखो ये 4 स्तंभ दे रखे हैं इसमें, D1, D2, D3 और D4। 2 एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, जो थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप दोनों को अच्छे से समझ लें। इसके बाकी के जो एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल इन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो मैं उनकी PDF आपको सेंड कर दूँगा। उसके आप और हमको टाइम मिलेगा तो और मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन इन 2 एग्जाम्पल को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना, समझ लें अच्छे से। तो परिवहन समस्या कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। ये हमको क्या दे रही, परिवहन समस्या मतलब क्या है, ये हमको इकाइयाँ दे रही। इकाइयाँ मतलब कि यहाँ कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। ठीक है, ये तो हमको इधर तो दे रखी है इकाइयाँ, इधर दे रखी है हमको मांग, यानी ये क्षेत्र है जहाँ ये माल को पहुँचाना है, इस तरह से। ठीक है, और ये इनका टोटल दे रखा है। ठीक है, और ये हमको क्या दे रखी है, इनका बुक मतलब कि लागत, एक तरह से लागत, मतलब कि ये इकाइयों से माल इन मांग वाले क्षेत्रों में पहुंचाने की जो लागत है वो हमको ये अंदर दे रखी है सारणी में। अब एक बात आती है संतुलित परिवहन समस्या और असंतुलित। तो संतुलित और असंतुलित कैसा पता करेंगे हम, कि इनका टोटल कर लो आप, 30, 50 और 20, टोटल कितने हो रहे, 100 हो रहे, ये 100 आ रहे हैं यहाँ पे। 20, 40, 60, 30, 90, 10, 100, मतलब इन तीनों का टोटल और इन चारों का टोटल, दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये किस प्रकार की समस्या हो गई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दी गई परिवहन समस्या या दी गई समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। सबसे पहली लाइन तो हमको ये लिखनी है। संतुलित असंतुलित कैसे पता करना है, इनका टोटल करना है और इनका टोटल करना है। यदि दोनों सेम आ रहा है मतलब ये क्या है, संतुलित परिवहन समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी विधि यूज़ ले रहे हैं वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम विधि ले रहे हैं वोगल विधि। कौन सी विधि यूज़ ले रहे हैं, वोगल विधि का यूज़ करेंगे या से हल करते हैं। वोगल विधि से हल करने पर कौन सी विधि का यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे हम, वोगल विधि का। ठीक है, अब देखो अगला प्रोसेस क्या है, अब इसी सारणी को मैं वापस नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो उसी टेबल को मैंने वापस बना लिया है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो सोल्व करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार आपको ध्यान से देखना है एक एक चीज़। ठीक है, इधर मैंने लिखा है पंक्ति शास्त्री, इधर मैंने लिखा है स्तंभ शास्त्री। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पंक्ति शास्त्री में हमको क्या करना है कि पंक्तियों को देखना है, स्तंभ शास्त्री में हम स्तंभों को देखेंगे, बस ये ध्यान रखो। यहाँ तक बात हो गई समझ में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम पहले पंक्ति शास्त्री निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पंक्ति शास्त्री, इस पंक्ति को देखते हैं हम, सबसे पहली पंक्ति को। इस पंक्ति में सबसे न्यूनतम अवयव कौन सा है, 1, और उससे जस्ट अधिकतम अवयव कौन सा है, 2। सबसे पहले तो क्या देखना है, सबसे न्यूनतम अवयव, तो न्यूनतम अवयव 1 है, और उससे जस्ट बड़ा अवयव कौन सा है, ये या बड़ी संख्या कौन सी है, 2। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 1, वो भी किस में, स्मॉल ब्रैकेट में। अब इस वाली पंक्ति की बात करते हैं तो सबसे निम्नतम मतलब सबसे न्यूनतम अवयव 1 है, उससे जस्ट बड़ा अवयव कौन सा है, 2। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो ये मैंने लिख दिया 1। इस वाली पंक्ति में सबसे छोटा अवयव कौन सा है, 2, और उससे जस्ट बड़ा अवयव 4। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, तो ये मैंने लिख दिया 2। तो ये तो हमारी क्या निकल गई, प्रथम पंक्ति शास्त्री। इसी तरह हमको स्तंभ शास्त्री भी निकालनी है। अब स्तंभ में हम स्तंभ को देखेंगे कि इस स्तंभ में सबसे छोटा अवयव कौन सा है, 1, और उससे जस्ट बड़ा अवयव कौन सा है, 3। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। सबसे छोटा अवयव 2 और उससे जस्ट बड़ा अवयव 3 है, तो दोनों का डिफरेंस 1। सबसे छोटा अवयव 1 और उससे जस्ट बड़ा अवयव 2, तो दोनों का डिफरेंस 1। और सबसे छोटा अवयव 1, उससे जस्ट बड़ा अवयव 4, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, चलो ठीक है। ये तो हमने निकाल ली प्रथम पंक्ति शास्त्री तथा प्रथम पंक्ति स्तंभ। अब क्या करेंगे, पंक्ति शास्त्री में और स्तंभ शास्त्री में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये 3 हमारी।
ठीक है ना। इन वाले में ये 3 ब्रैकेट, इन 4 ब्रैकेट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3। 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, इस तरह से एरो। पंक्ति होगी तो पंक्ति के लिए लगेगा इस तरह से, अब ये लगाएंगे हम। और यदि स्तंभ में कोई बड़ा है तो हम इस तरह से एरो लगाएंगे, जस्ट उसके सामने वाले स्तंभ की ओर एरो लगा दिया। अब देखो इसके लिए ये जो नीचे नंबर लिख रखे ये कितने हैं, 10 है। ये 10 हम किसको देंगे, ये 10 हम देंगे इस स्तंभ में स्थित सबसे छोटी संख्या को। इसकी जैसे हमने ये वाला चूज़ किया, स्तंभ शास्त्री में सबसे, देखो वापस समझ लो कि पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री इन दोनों में मिला के सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। 3 के यहाँ पर लगाएंगे एरो। ये स्तंभ के लिए आया तो हम स्तंभ की बात करेंगे, इस वाले स्तंभ की, ठीक है ना। अब इस वाले स्तंभ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। अब इस 1 को हम क्या देंगे, ये 10, जो ये मांग है, ये 10 की मांग है, ये 10 की मांग हम यहाँ पूरी करेंगे। मतलब इस एक डिजिट को हम कितने नंबर दे देंगे, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब जिस डिजिट को हमने ये नंबर दिया है उसके जस्ट उस वाली पंक्ति में कितने आगे नंबर कितने हैं, 50 है। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 40। यहाँ तक कोई समस्या है। अब क्या करेंगे, हमने इस स्तंभ की बात की तो इसको दे दिया हमने 10, यहाँ पे 0 हो गया तो बाकी के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं है। अब अगली स्टेप करते हैं, वापस हम क्या लिखेंगे, पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री। एक बार एक डिजिट को एक संख्या देने के बाद वापस पंक्ति शास्त्री निकालते हैं, वापस स्तंभ शास्त्री निकालते हैं। वापस स्तंभ पंक्ति शास्त्री निकालेंगे तो देखो अब कितने डिजिट बचे, इसमें 3 ही बचे। तीनों में से सबसे छोटा 1, उससे जस्ट बटा 2, तो वही डिफरेंस कितना बच रहा है, 1। इन तीनों में से सबसे छोटा 2, उससे जस्ट बड़ा 3, तो डिफरेंस कितना बच रहा है, 1। इन तीनों में सबसे छोटा 2 और उससे जस्ट बड़ा 4, तो डिफरेंस कितना बच रहा है, 2। बात करें स्तंभ शास्त्री की तो स्तंभ में देखो इसमें तो वो की वही चीज़ चलेगी क्योंकि इसमें कोई चेंजेस आए ही नहीं है, इसमें भी वो की वही चीज़ चलेगी। देखो इसका पूरा काम ख़त्म हो गया है तो अब इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। आ गई चीज़ समझ में। अब देखो अब सेकंड वाली पंक्ति शास्त्री और सेकंड वाले स्तंभ शास्त्री में सबसे बड़ा अवयव क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो आप किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसके भी ले सकते हो। मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि हमने पंक्ति के लिए कोई भी लिखा नहीं अभी। तो अब एरो किधर लगेगा, इस पंक्ति की ओर, क्योंकि हमने पंक्ति शास्त्री में से कोई अवयव लिया है तो ये एरो लगेगा जो किधर लगेगा, इस पंक्ति की ओर। आई चीज़ समझ में। अब हमने ये एरो लगा दिया इस पंक्ति की ओर। तो अब क्या करेंगे, देखो इस पंक्ति की ओर एरो लगाने के बाद यहाँ पे इस पंक्ति में अब जो बाकी 3 अवयव बच रहे हैं उसमें सबसे छोटा अवयव क्या है अपने पास, 2 है। सबसे छोटा अवयव क्या है, 2 है। और 2 को हम क्या देंगे, 20। तो ये 2 को हम क्या दे देंगे, 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। और जस्ट ये जैसा हमने स्तंभ के लिए किया था पंक्ति में, और अब क्या करेंगे, ये 20 तो हमने कहाँ दे दिया, इस 2 को। लेकिन उससे उस वाले स्तंभ में कितना चल रहा है, 40। तो यहाँ से कितने कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बच जाएंगे। और जहाँ हमने एरो लगाया, पंक्ति के लिए एरो लगाया तो यहाँ पे हमने ये 20 दे दिए, यहाँ पे 0 बच गया तो बाकी 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब इनके लिए अब कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये वाली पंक्ति स्तंभ को हमने क्लियर किया। वापस पंक्ति स्तंभ लिखेंगे और वापस क्या लिखेंगे हम, स्तंभ शास्त्री। तो देखो पंक्ति शास्त्री निकालेंगे तो वापस क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या बच रहा है, 1। यहाँ पे क्या बच रहा है, क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। ऐसे हम इधर करेंगे तो देखो 1 और 3 का डिफरेंस 2, 2 और 3 का डिफरेंस 1, और यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस 1, और ये तो हमारा क्या चल रहा है, कैंसिल ही चल रहा है। अब सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, सबसे बड़ी संख्या इधर आ रही है, देखो 2। तो 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, एरो। यहाँ पे कितना चल रहा है, 20। ये 20 किसको देंगे हम, छोटी संख्या को। इस स्तंभ में उपस्थित सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है, सॉरी 1 है, तो 1 को 20 दे देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, 0। इसके ये तो हमने स्तंभ के लिए बात की, लेकिन हमने स्तंभ में दिया, लेकिन इसके जस्ट इस पंक्ति में उपस्थित संख्या कितनी है, 30। तो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 10। और ये पूरा स्तंभ के लिए बात करें तो पूरा स्तंभ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई चीज़ समझ में, ठीक है। तो अब देखो कितने बचे हमारे। अब वापस क्या निकालेंगे हम, पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री। तो अब देखो इस पंक्ति में कितने अवयव बचे, 2 और 1। जिनको जो कट हो गया वो भी कैंसिल है, और जिनको कुछ हमने संख्या दे दी है वो भी कैंसिल है। अब बचे कितने, 2 और 1, तो इनका डिफरेंस 1। 3 और 2 1, ये हो गया कैंसिल। ये भी पूरा कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा, 3 और 2 1, 1 और 2 1, और ये भी पूरा क्या है, कैंसिल। ठीक है। अब हमको देखो ये वाली जो संख्या है ना, ये मांग और ये पूर्ति,
इन पे यहाँ पे जीरो लाने हैं सब जगह, ये हमारा फोकस है कि सब जगह हमको, जैसे यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो हो गया, इस तरह से हमको सब जगह जीरो लाना है। अब देखो यहाँ पे भी एक एक चल रहा है और यहाँ पे भी एक एक चल रहा है, तो आप कोई भी ले लो, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, इस वाले एक को, तो इस वाले एक में देखो कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। ये 10 किसको देंगे हम? न्यूनतम संख्या, इस पंक्ति में उपस्थित न्यूनतम संख्या यानी एक को देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास? जीरो। ठीक है, अब इस वाले मतलब इस वाली पंक्ति के जिसको हमने दिया है, जिस डिजिट को हमने ये 10 दिया है, उस वाले स्तंभ में देखो कितना चल रहा है? 30। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 20। और इस पंक्ति में उपस्थित बाकी अवयव क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बात ख़त्म। अब क्या बचा हमारे पास? केवल 2 ही डिजिट बचे, तो इनको हमको वापस पंक्ति स्तंभ या स्तंभ शास्त्री या पंक्ति शास्त्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी दे दो वापस नंबर, जैसे कि आप किसी को भी दे सकते हो। जैसे आप देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे 20 चल रहा है और यहाँ पे भी कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या क्या, और इधर कितना चल रहा है? 40 चल रहा है। यही तो बचे अभी हमारे पास, ये 20 और ये 40। तो हम क्या करेंगे? 3 को भी दे देंगे 20 और 2 को भी दे देंगे 20, और ये 20 और 20 मिलकर कितना हो रहा है? 40। तो ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो सब जगह जीरो आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। पूरा हमारा क्या हो गया? सोल्व हो गया। हमारे सब जगह जीरो आना चाहिए, तब जाके हम सोल्व कर देते। आई चीज़ समझ में? तो इस तरह से इसको सोल्व कर लिया, तो अब इसका इष्टतम हल निकल जाएगा। क्या होगा इसका इष्टतम हल? अब देखो इष्टतम हल क्या निकालेंगे? इस इष्टतम हल, तो ये सोल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इष्टतम हल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बात करते हैं इस पंक्ति की। तो इसमें पहले अवयव चल रहा था 1, इसको हमने दिया कितना? 20। पहले चल रहा था 1, इसको दिया कितना हमने? 10। प्लस पहले चल रहा था 3, इसको दिया कितना हमने? 20। प्लस पहले चल रहा था 2, मल्टीप्लाई दिया कितना? 20। पहले चल रहा था 1 और हमने दिया कितना? 10। प्लस पहले चल रहा था 2, इनको दिया कितना हमने? 20। तो इनका टोटल कर लो आप। टोटल करेंगे तो 1 इंटू 20 20, 1 इंटू 10 10, 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 20 40, 1 इंटू 10 10 और 2 इंटू 20 40। कितना हुआ? 30 30 90 90 40 130, और ये कितना हुआ? 130 और 180। यानी हमने क्या निकाला? 180 रुपये कुल लागत लगी हमारे। ये जो परिवहन में जो कुल लागत लगी वो कितनी लगी? 180 रुपये। तो केवल लागत निकालने के लिए बोले ना, तो ये हम इस तरह से हम निम्न परिवहन समस्या को हल करना ये कर दिया हमने, लागत हमारी निकल गई। लेकिन यहाँ तक ही ये ख़त्म नहीं हुआ, हमको परीक्षण भी करना पड़ेगा इष्टतम हल का। इष्टतम हल का परीक्षण मतलब कि ये जो हमने निकाला है ये सही है या गलत है। अब ये वो परीक्षण, ये तो एक मेथड, तो ये तो सब में करना ही है आपको, है ना। ये इष्टतम हल तो सब में आपको निकालना ही है। इसके बाद अब चलते हैं हम इष्टतम हल का परीक्षण। इष्टतम हल के परीक्षण में 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड आता है इष्टतम हल का परीक्षण में, सबसे पहला मेथड आता है OT1। इसमें क्या करते हैं? m + n - 1 = भरी हुई कोष्टिकाओं या कोष्टिका, भरी हुई कोष्टिकाएँ। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? m + n - 1 = भरी हुई कोष्टिकाएँ। यहाँ पे m क्या होता है? स्तंभ। यहाँ पे n क्या होता है? पंक्ति। आई चीज़ समझ में? तो अब देखो हमको जो दी हुई सारणी थी उसमें क्या था? स्तंभ कितने थे? 1 2 3 4, और पंक्ति कितनी थी? 1 2 3। तो देखो स्तंभ की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास? m की जगह क्या आ जाएगा? 4, n की जगह 3 -1 = भरी हुई कोष्टिकाएँ। भरी हुई कोष्टिकाओं का मतलब क्या है? देखो भरी हुई कोष्टिकाओं का मतलब है कि अभी जो हमने संख्या प्रदान की है ना इनको, जैसे इसको 20 दिया, इसको 20 दिया, इसको 10 दिया, इसको 20 दिया, इसको 10 दिया, इसको 20 दिया, कि हमने देखो कितना दिया? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या को हमने, बाकी और नंबर हमने प्रदान किए। इसका मतलब भरी हुई कोष्टिकाएँ कितनी है? 6 है हमारी। भरी हुई कोष्टिकाएँ कितनी है हमारी? 6। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 6। 4 + 3 7 - 1 6 = 6। ये दोनों हमारे पास क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला स्टेप हमने पार कर लिया है। अब बात करते हैं हम OT2 यानी सेकंड परीक्षण। क्या है हमारा सेकंड परीक्षण? ये करेंगे हम कि हमने जो हमको जो लास्ट में सारणी प्राप्त हुई है ना, उसको एक बार वापस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, OT2 में अब क्या करेंगे हम? OT2 में हमने जो मतलब हमको जो लास्ट में सारणी प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई थी कि जिसको जो मिला है उसको मैंने इस तरह से जमा के लिख दिया। ठीक है, अब इनके पंक्तियों के आगे मैंने क्या लिखा? U1 U2 और U3, और स्तंभों को आगे क्या लिखा मैंने? V1 V2 V3 और V4। इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले तो वो पंक्ति या स्तंभ बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा हमने संख्याएं प्रदान की या सबसे ज़्यादा भरी हुई कोष्ठिकाएँ जिसमें है, जिनको हमने प्रदान की उनको हम क्या बोलेंगे, भरी हुई कोष्ठिकाएँ। तो वो पंक्ति या स्तंभ बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा भरी हुई कोष्ठिकाएँ है। तो देखो इस स्तंभ में एक ही है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें एक ही है। इस पंक्ति में देखें तो इसमें दो है, इसमें तीन है। मतलब सबसे ज़्यादा भरी हुई कोष्ठिका इस पंक्ति में है, और इस पंक्ति यदि जिस पंक्ति में है तो इसके जस्ट सामने क्या है U2, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि जिसमें सबसे ज़्यादा भरी हुई कोष्ठिकाएँ है जिस स्तंभ या पंक्ति में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब बाकी की वैल्यू हम इसके आधार पर निकालेंगे। देखो कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CIJ = UI + VJ। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। इसके आधार पे हम क्या निकालेंगे, इन सारे की वैल्यू। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस U2 के आधार पे मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, या यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं कि C21, क्या लिखूँगा मैं, C21 का मतलब देखो क्या है, I की वैल्यू तो क्या है 2, यानी U2 + J की वैल्यू क्या है 1, यानी V1। ये होगा, आई चीज़ समझ में। तो देखो C21, और यहाँ पे हम 21 नहीं निकाल सकते, क्योंकि 21 ऐसा नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको ये जो भरी हुई कोष्ठिका है इनके आधार पर ही हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आप केवल इतना ध्यान रखो कि जैसे भरी हुई, इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ कैसे लोगे। देखो मुझे क्या है, U2 की वैल्यू पता है, मुझे निकालनी कैसी किसकी है, V2 की क्यों निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो इस वाली पंक्ति के सामने कौन कौन से स्तंभ है जो भरे हुए हैं। तो इस वाली पंक्ति के सामने एक तो ये स्तंभ भरा हुआ है, ये स्तंभ भरा हुआ है, यानी V2 और V3 की वैल्यू हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो जैसे हम बात करूँगा, तो आप जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, कि C22, तो आपके पास क्या आएगा, U2 + V2। ठीक है, C22 वाला बॉक्स कौन सा है, ठीक है, C22 वाला कॉलम कौन सा है, तो C2 का मतलब क्या है, मतलब U2 मतलब दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, उसमें कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। तो इसमें दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम कौन सा है, ये वाला। आई चीज़ समझ में, दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम कौन सा है अपने पास, ये वाला। तो ये वैल्यू, इसमें हमने वैल्यू कितनी रख रखी है, मतलब कि देखो U2 और V2 के सामने कौन सी संख्या आ रही है, 3। जो हमने प्रदान की उसको छोड़ दो, अभी वहाँ पे पहले कौन सी संख्या थी, 3 थी। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 बराबर U2 की वैल्यू कितनी है, 0, और V2 की हमको नहीं पता, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अभी आप फॉर्मूले में जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो फॉर्मूले में नहीं जाना है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक मतलब डायरेक्ट, इससे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे मैंने ये वैल्यू तो निकाल ली, U2 की कितनी निकाली मैंने, 3। ठीक है, अब जैसे मुझे V3 की वैल्यू निकालनी है U2 के आधार पर, तो देखो U2 के सामने और V3 के सामने एक ऐसा बॉक्स है जो भरी हुई कोष्ठिकाएँ है, तो है, बिल्कुल है। मतलब U2 मतलब कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, और V3 इस तीसरे स्तंभ में, तो इसमें एक ऐसा भरी हुई कोष्ठिका है, क्या है अपने पास, 2। तो देखो इस आधार पे फॉर्मूला बना लो आप, क्या फॉर्मूला बनाओगे कि C2 और 3, क्या बनाओगे, C23, यानी U2 + V3। C23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इक्वल U2 की वैल्यू 0, और V3 की वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं है, तो V3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। आई चीज़ समझ में, कुल मिला के इन दोनों के वैल्यू को तो प्लस करना है, इक्वल में ये वाली वैल्यू रखनी है। ऐसे अब हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। जैसे मुझे ये इसकी वैल्यू निकालनी है V4 की, तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आ रहा है, 0 + V4, क्या आएगा अपने पास, 0 + V4 इक्वल में किसकी वैल्यू रखूँगा, ये क्या आ रही, 1, यानी V4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1। तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 1। ठीक है, अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा इनके आधार पर, अब मुझे U1 की वैल्यू निकालनी है, तो U1 की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, देखो U1 कौन सी पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति में, लेकिन अब फर्स्ट पंक्ति में भरी हुई कोष्ठिका है कौन कौन से स्तंभ में है, तो इसमें है, थर्ड वाले स्तंभ में। तो इसके सामने क्या है अपने पास, वैल्यू है, बिल्कुल है, क्या है, V3 की वैल्यू 2 है। तो इसके आधार पर मैं U1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, V3 और U1 को। तो U1 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन V3 की वैल्यू 2 है, तो 2 + U1 = इसके बराबर में क्या लिख दूंगा मैं, ये वाली वैल्यू क्या है, 1। तो ये मैंने लिख दिया 1। तो U1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 - 2, ये 2 उधर ले जाएंगे, तो U1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो U1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -1। आई चीज़ समझ में। ऐसे U3 की वैल्यू निकालनी मुझे, तो देखो U3 वाले पंक्ति में चलो यहाँ भरी हुई कोष्ठिकाएँ आ गई, इसके जस्ट सामने की वैल्यू है अपने पास, बिल्कुल है, 3 है। तो 3 + U3 इक्वल में क्या चल रहा है, 2। तो इसको देखो क्या है, 3 +
u3 इक्वल में क्या लिखेंगे 2, तो u3 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास -1, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास -1। अब बची कौन सी लास्ट v1 की वैल्यू, तो v1 वाले स्तंभ में चलो चलो चलो, यहाँ भरी हुई कोष्टिका आ गई, इसके जस्ट सामने क्या वैल्यू है -1, तो -1 प्लस v1 क्या लिखेंगे -1 प्लस v1 इक्वल में क्या लिखेंगे 1, ये 1, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 2, यानी v1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 2। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखो, इसके आधार पर आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आप एक एक संख्या लिखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, तो आपको इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन में भी करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, OT2 वाला परीक्षण कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से u1 u2 u3 और v1 v2 v3 और v4 की हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये हमको किस में करना है, OT2 में। अब हमको क्या निकालना है, OT3 में हम क्या निकालेंगे, रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे, रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स। रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, CIJ से। रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स देखो कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये हमको जो लास्ट में OT2 में जो सारणी प्राप्त हुई, अब इसमें हमको क्या चेंजेस करने हैं, इसमें जहाँ जहाँ जिसको भरी हुई कोष्टिकाएँ जो भरी हुई है उनको हम क्या बना रहे, देखो रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स, यानी जो भरी हुई है उनसे कोई मतलब नहीं है, तो उनको हम क्या कर देंगे, डॉट बना देंगे, मतलब ये भरी हुई है तो इसको हम डॉट लिख देंगे। बाकी क्या बचा अपने पास 3 और 4, यहाँ पे क्या बचा 2, ये भरी हुई है डॉट, ये भरी हुई है डॉट, ये भी भरी हुई है तो डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है 5, ये भी खाली है तो 4, ये भरी हुई है डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा 9। आई समझ में, तो हम क्या निकाल रहे हैं, रिक्त को, ये OT3 में कर रहे हैं हम, रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो भरी हुई कोष्टिका है उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे डॉट, और बाकी खाली कोष्टिकाओं के स्थान पर वो की वही संख्याएँ लिख देंगे। बाकी वैल्यू हमारे क्या क्या आई है, इसकी वैल्यू -1 0 -1, इधर वैल्यू क्या आई है 2 3 2 और 1, ये वैल्यू हमको मिली है। आई चीज़ समझ में, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगली जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, रिक्त कोष्टिकाओं के लिए, रिक्त कोष्टिकाओं के लिए UI प्लस VJ। क्या बनाएंगे हम, रिक्त कोष्टिकाओं के लिए, मतलब इस वाली मैट्रिक्स के लिए UI प्लस VJ वाली मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो कैसे, हमको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, वापस इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। देखो कैसे, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, डॉट की जगह तो मुझे डॉट ही रखना है, यहाँ तक समझ में आया, डॉट की जगह तो डॉट रखना है। फिर बात करते हैं इस वाले अवयव के लिए, 3 के लिए बात करेंगे तो 3 वाली पंक्ति में सामने कौन संख्या क्या है 0, और इधर संख्या क्या है 2, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ लिख दो 2 3 की जगह। 4 के लिए बात करेंगे तो 4 के जस्ट सामने क्या है -1, और इधर नीचे क्या है 2, तो 2 और -1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1, तो 4 की जगह लिख देंगे 1। फिर बात करते हैं 2 के लिए, 2 के जस्ट सामने क्या है -1, और 2 के जस्ट नीचे 3, 3 और -1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, डॉट की जगह डॉट, डॉट की जगह डॉट, वापस डॉट की जगह डॉट, डॉट की जगह डॉट। 5 के लिए देखेंगे तो 5 के जस्ट सामने -1, उसके जस्ट नीचे 2, 2 और -1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1। 4 के लिए देखेंगे तो 4 के जस्ट सामने -1 और नीचे भी 1, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस डॉट, ये डॉट की जगह डॉट आ जाएगा। और 9 के लिए देखेंगे तो -1 और 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले तो क्या बनाई, रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स, जो हमने क्या किया, भरी हुई कोष्टिकाओं के स्थान पर डॉट लगा दिया। फिर हमने बनाया रिक्त कोष्टिकाओं के लिए UI प्लस JI मैट्रिक्स। इसके लिए हमने क्या किया कि हर एक डिजिट के लिए देखा कि इसके जस्ट सामने कौन सी संख्या है, इसके जस्ट नीचे कौन सी संख्या है, दोनों को प्लस कर दिया और उसके स्थान पर जो वैल्यू आई वो लिख दी। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स हमको मिल गई। अब हमको तीसरी मैट्रिक्स निकालनी है। तीसरी मैट्रिक्स क्या होती है, मूल्यांकन मैट्रिक्स। तीसरी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, मूल्यांकन मैट्रिक्स। और मूल्यांकन मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं, DIJ से। और DIJ का फॉर्मूला क्या होता है, CIJ माइनस UI प्लस VJ। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें से हमको माइनस करना है ये वाली मैट्रिक्स। कैसे माइनस करेंगे, देखो वही डिजिट टू डिजिट, डॉट की जगह तो क्या आएगा, डॉट ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये मैं लिख दूँगा 1। फिर क्या है, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। फिर क्या है अपने पास 2,
मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 0। फिर डॉट डॉट, तो ये डॉट और ये डॉट। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, फिर आगे भी डॉट है, तो ये भी डॉट आ गया, ये भी डॉट आ गया। बच्चा क्या अभी 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये 4। उसी स्थान वाले अवयव को देखना है दोनों मैट्रिक्स में ना। 4 में से 0 गया तो 4, तो ये 4 आ गया, नीचे डॉट है और वापस क्या है 9 में से 0 गया तो 9। तो ये हमको क्या मिली, हमारी मूल्यांकन मैट्रिक्स। क्या मिली, हमारी मूल्यांकन मैट्रिक्स। बताओ मूल्यांकन मैट्रिक्स में सभी अवयव प्लस वाले है या नहीं है, मतलब सभी अवयव की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से बड़ी है या नहीं है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ DIJ ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसा मैं लिख सकता हूँ या नहीं सकता हूँ। मतलब सभी अवयव या तो 0 है या 0 से बड़े है। इसका मतलब हमने जो हल का परीक्षण किया, मतलब जो हमने किया था इष्टतम हल का परीक्षण, यहाँ क्या होता है, हल का परीक्षण सफल। मतलब यदि सभी वैल्यू क्या आ जाती है लास्ट में जाके मूल्यांकन मैट्रिक्स में प्लस या 0 आ जाती है, तो इसका मतलब जो हमने परीक्षण किया है वो बिल्कुल क्या है, हमने जो स्टार्टिंग में निकाली थी, कितनी निकाली थी 180 रुपये लागत, वो बिल्कुल क्या है, सही है। आई चीज़ समझ में। इसलिए हम क्या करेंगे, इष्टतम हल का परीक्षण। तो आप इसको अच्छे से स्टेप बाय जैसे मैंने किया है वैसे आप करना है। कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई है वैसे ही आपको करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, मुझे पता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड की ओर। जो आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है वो क्या है, देखो कि एक कंपनी अपना उत्पादन 3 फैक्ट्रियों से 4 गोदामों में भेजने पर 1000 रुपये खर्च करती है। कि जो फैक्ट्री है वो 3 फैक्ट्रियों से 4 गोदामों में अपना माल भेज रही है, तो वो कितने रुपए खर्च कर रही है, 1000 रुपये। इष्टतम हल से कितनी बचत की जा सकती है, निम्न परिवहन समस्या को हल करना है। कि हम कितनी बचत कर सकते हैं यदि सही तरह से हम उसका परिवहन करें, तो कितनी बचत हो सकती है, उस 1000 रुपये में कितनी बचत हो सकती है, ये हमको क्या करना है, इस हल के माध्यम से हमको बताना है। ये हमको पूरी सारणी दे रखी है, ठीक है। अब सारणी में हमको ये चीज़ें क्या दे रखी है बता देता हूँ मैं। ये फैक्ट्री कैपेसिटी बता रखी है कि कितना माल उत्पादित होता है, और ये वेयर हाउस रिक्वायरमेंट की जो मांग वाले क्षेत्र है उनको कितनी मांग है। तो यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं कि पूर्ति, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या चीज़ दे रखी है हमको, मांग। हमने क्या बोला, संतुलित असंतुलित कैसे डिफाइन करेंगे कि संतुलित परिवहन समस्या है या असंतुलित है। तो इनको ऐड कर लो, 7, 9 और 18 34 आ रहा है, और 5, 8, 7 और 14 भी कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। दोनों का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम ये किस प्रकार की समस्या है। तो दी गई समस्या क्या है, दी गई समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। कौन सी समस्या है ये, संतुलित परिवहन समस्या है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कौन सी विधि का यूज़ ले रहे हैं हम वो भी हमको लिखना है कि अतः पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कौन सी विधि का यूज़ लिया था, मतलब हमने वोगल, कौन सी विधि का यूज़ लिया था, वोगल। अतः वोगल विधि से क्या करेंगे हम, वोगल विधि से वही इसी सारणी को मैं वापस बना देता हूँ। ये वापस मैंने सारणी बना दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वही निकालेंगे पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री। पंक्ति शास्त्री कैसे निकालते हैं, पंक्ति में देखेंगे सबसे छोटा अवयव 10, उससे जस्ट बड़ा अवयव 19, डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 का। इसमें देखेंगे सबसे छोटा अवयव 30, बड़ा अवयव 40, 10 का। सबसे बड़ा नहीं हुआ, सबसे छोटा अवयव देखना है, और उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 40। सबसे छोटा अवयव 8, उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 20। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 12 का। माइनस प्लस का चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। केवल हमको यहाँ पे डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर मतलब कि वहाँ पे माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, उन दोनों संख्याओं के बीच कितना गैप है, कितनी संख्याओं का अंतर है, वो देखा जाता है। अब स्तंभ के लिए बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 19, उससे जस्ट बड़ी संख्या 40, दोनों का डिफरेंस आ रहा है अपने पास 21। सबसे छोटी संख्या 8, उससे जस्ट बड़ी संख्या 30, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 22। सबसे छोटी संख्या 40, उससे जस्ट बड़ी 50, डिफरेंस कितना है 10। सबसे छोटी 10 और 20, डिफरेंस कितना आ रहा है 10। अब देखो पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 22। तो 22 के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, एरो। मतलब इस वाले स्तंभ के लिए बात कर रहे हैं। इस वाले स्तंभ में जो मांग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8। इस 8 को मुझे कहीं कहीं किसी कोष्टिका से भरना पड़ेगा, मतलब किसी कोष्टिका में भरना पड़ेगा। तो कौन सी कोष्टिका में भरेंगे कि जो संख्या सबसे इस स्तंभ में उपस्थित सबसे छोटी संख्या क्या है, 8। मतलब 8 को मैं कितना दे दूंगा, 8। तो ये इसकी इस तरह से मैं पूर्ति कर रहा हूँ, ठीक है ना, मांग की पूर्ति। तो ये कितनी हो जाएगी, 0। अब जस्ट जिस स्तंभ जैसे मैंने इस कॉलम को दिया, तो अब इस वाली पंक्ति के सामने देखो क्या है, 18 है। तो 18 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे,
ये 10। आई चीज़ समझ में। और इस पंक्ति में, और हमने स्टार्ट यहाँ से किया था इस सिस्टम से, तो इस सिस्टम में बाकी अवयव कहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे। आई चीज़ समझ में। अब वापस क्या निकालेंगे हम, पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री। तो देखो यहाँ पे वही 19 10 है तो 9 आ जाएगा, वही 40 और 60 है। इस बार सबसे छोटी संख्या 40 और उससे जस्ट बड़ी संख्या 60, तो अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। सबसे छोटी 20 40, तो अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। अब यहाँ पे देखो वही, यहाँ तो 21 ही रहेगा, यहाँ का पूरा मामला ख़त्म। तो ये क्रॉस, यहाँ पे वो कि वही 10 चलेगा, यहाँ पे भी कितना चलेगा, 10। सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, 21। 21 के ऊपर क्या लग जाएगा, एरो। देखो यहाँ पे मांग कितनी है अपने पास, 5। इस 5 को हम कहाँ किसकी पूर्ति करेंगे, यहाँ से 19 की, क्योंकि 19 सबसे छोटी है इस सिस्टम में। तो यहाँ पे कितनी बच जाएगा हमारे पास, 0। अब इस सिस्टम में देखो 7 चल रहा है, तो 7 में से 5 गया तो कितनी हो गई अपने पास, कितने, मतलब यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। और बाकी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस सिस्टम के लिए स्टार्ट किया, तो बाकी अवयव क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल। ठीक है। अब वापस निकालते हैं पंक्ति शास्त्री। अब देखो 50 और 10 कितना बचा, 40। 30 40 और 60 कितना बचा, 20। और ये 20 और 70 कितना बचा, 50। ठीक है। इधर देखते हैं तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 10 और ये भी कितना है, 10। सबसे बड़ी संख्या 50, तो ये हमने 50 की ओर एरो लगा दिया। अब इसमें देखो कितनी है चल रही है, इधर 10, इधर संख्या कितनी चल रही है, 10। इस 10 को कहाँ देंगे हम, 20 में देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी सबसे छोटी यही है। तो इस 20 को हमने क्या दे दिया, 10। तो यहाँ पे तो बच गया 0, ये सब जगह 0 लिख देता हूँ ना। और अब बात करते हैं, हमने इस वाली संख्या को दिया, तो इस वाले स्तंभ में भी बात कर लेते। तो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, केवल 4 ही बच जाएगा। ठीक है ना। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया, पंक्ति से, मतलब बाकी जो अवयव है इस पंक्ति के वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आई चीज़ समझ में। अब वापस पंक्ति शास्त्री और स्तंभ शास्त्री निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 40, इन दोनों का डिफरेंस 20। ठीक है। और अब इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये तो हो गई कैंसिल। और इधर देखें तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50। 10 और 60 का डिफरेंस 50। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, किसी को लेंगे हम, 50 को ही लेंगे, सीधी सी बात है। 50 को लेंगे तो देखो 50 में कितना चल रहा है अपने पास, 50 में संख्या कितनी चल रही है, यहाँ पे 4 चल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे संख्या 4 चल रही है, और अब 4 किसको देते हैं हम, हमको पता है कि इस सिस्टम में उपस्थित सबसे छोटी संख्या को, छोटी संख्या कौन सी है, 10 को। लेकिन 10 को मैं 4 दे नहीं सकता। यदि मैं 10 को 4 दे दूंगा, लेकिन इधर कितना चल रहा है अपने पास, 2 ही चल रहा है, इसलिए मैं 10 को 4 नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या दे सकता हूँ, यहाँ से ज़्यादा मैं इसको दे सकता हूँ 2। ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे अपने पास, 2। और यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, 0। आई चीज़ समझ में। तो अब बचे हुए 2 किसको देंगे, दे तो इस सिस्टम में सकते, और तो कहीं दे ही नहीं सकते। तो मैं बचे हुए 2 कहाँ दे दूँगा, इस 60 को। तो ये बचे हुए 2 मैंने दे दिया इस 60 को। तो इसके जस्ट सामने ये पंक्ति है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, केवल 7। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो गया। आई चीज़ समझ में। अब हमने हमारे क्या बचा, 50 और 40, मतलब हमारे ये 7 और ये 7 बचे। तो ये 7 किसी को भी दे दो, मतलब छोटी संख्या को ही जाएंगे। या तो पंक्ति में देखोगे तो भी 40 ही आ रहे, स्तंभ में देखोगे तो भी ये 40 ही आ रहे, मतलब ये 40 को क्या चले जाएंगे, 7। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0, और इस पंक्ति में भी क्या हो जाएगा, 0। आई चीज़ समझ में। और ये हो जाएगा हमारा 50 कैंसिल। तो सब जगह 0 आ गया, ये 0 ये 0 ये 0, सब जगह क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब पूरा ये सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इष्टतम हल। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इष्टतम हल। इष्टतम हल कैसे निकालते हैं हम, कि 19 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 60 × 2 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 10। ठीक है। इनको प्लस कर लो। 9 × 5 95, 10 × 2 20, 40 × 7 20, मतलब 280। ये कितना हो जाएगा, 120। ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा अपने पास 200। तो ये टोटल कितना आ गया अपने पास, 779 रुपीज़। मतलब जो खर्चा हुआ, लागत कितनी लगी, 779 रुपीज़ टोटल। मतलब यदि हम इस विधि से करेंगे तो उसका खर्चा कितना होगा, 779 रुपीज़ ही होगा। लेकिन टोटल रुपये कितने, देखो क्वेश्चन में, यदि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमको, कि 4 गोदामों में भेजने पर 1000 रुपये खर्च करती है कंपनी। लेकिन हमने यदि इस विधि से हम करेंगे तो हमको क्या लागत कितनी लगेगी, 779 रुपीज़ लगेगी। यानी बचत कितनी हो रही है,
बचत हो रही है 1000 माइनस 779 रुपीज़। तो कितना बचा अपने पास 22, मतलब बचत कितनी हुई अपने पास 200 कि ये 80 हो गया ना, 221 रुपये की बचत हो गई अपने पास। किसकी बचत हुई 221 रुपये की। आई चीज़ समझ में, 221 रुपये है ना, ठीक है। तो कितनी बचत हो गई अपने पास 221 रुपये की। ये हमको निकालनी थी, लेकिन अब इसका परीक्षण भी करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं हम परीक्षण में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है OT1। OT1 में हम क्या निकालते हैं m+n-1 इक्वल टू भरी हुई कोष्टिकाएँ। क्या निकालते हैं हम, भरी हुई कोष्टिकाएँ। m मतलब क्या है स्तंभ, 1 2 3 4, पंक्तियाँ कितनी है 3 -1, भरी हुई कोष्टिकाएँ कितनी आई 1 2 3 4 5 और 6, 4 + 3 7 -1 6 इक्वल टू 6। मतलब ये वाली जो हमारे फर्स्ट परीक्षण है ये तो सफल हुआ। फिर हम बात करते हैं सेकंड वाले परीक्षण की। OT2 में हम क्या निकालते हैं, वापस इसी सारणी को मैं बना रहा हूँ, देखो पूरी सारणी को बना रहा हूँ मैं। अब देखो वही जो लास्ट वाली मैट्रिक्स हमको मिली थी, एक ये मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, सामने U1 U2 U3 पंक्तियों के सामने और स्तंभ के सामने V1 V2 V3 V4 इनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी। अब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। क्या होता है UI प्लस VJ। अब एक वैल्यू हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, कैसे जिसमें सबसे ज़्यादा भरी हुई कोष्टिका है। देखो इस वाले स्तंभ को देखो, इसमें सबसे ज़्यादा भरी हुई कोष्टिकाएँ 3 है, तो V4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 0। अब इसके आधार पर हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, वापस मैं सिखा देता हूँ। जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है U1 की, तो देखो U1 के जस्ट सामने भरी हुई कोष्टिका ये और इसके जस्ट नीचे क्या है V4 है, तो इन दोनों का प्लस यानी U1 प्लस V4 इक्वल में क्या चल रहा है, इस कोष्टिका को देखते हुए निकाल रहे हैं ना। हमको किसके आधार पर निकालना है, भरी हुई कोष्टिका के आधार पर निकालना है। और भरी हुई कोष्टिका कौन सी है अभी, इस U1 के लिए कौन सी है, U1 और V4 दोनों के कॉमन देखे तो 10 है, 10 वाली। तो बराबर में मैं क्या लिख दूंगा 10। U1 की वैल्यू नहीं पता, U4 की वैल्यू 0 इक्वल टू 10, तो U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये U1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऐसे ही बात करना है मुझे U2 की निकालनी, तो U2 के जस्ट सामने भरी हुई कोष्टिका ये है और इसके जस्ट सामने भी अपने पास V4 की वैल्यू है, यानी 0 + U2, 0 + U2 इक्वल में क्या चल रहा है 60। ठीक है, तो U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 60, तो ये U2 की वैल्यू आ गई 60। ऐसे U3 की निकालनी है, तो U3 के जस्ट सामने भरी हुई कोष्टिका या मतलब ये हाँ, और 20 के सामने जस्ट सामने क्या 0, यानी 0 + U3 इक्वल टू 20, यानी U3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20। तो ये 3 वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। अब बात करते हैं इन 3 वैल्यू की, तो इन 3 वैल्यू की वैल्यू देखो V1 की निकालनी, तो V1 के जस्ट सामने क्या है अपने पास ये वाली कोष्टिका, इस कोष्टिका के जस्ट सामने कौन सी U1, मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे V1 और 10 को, तो क्या आएगा अपने पास V1 + 10 इक्वल टू कौन सी कोष्टिका है ये 19 वाली। जो पहले नंबर था उसको लेना है, ऐसा नहीं कि जो हमने दिया है उसको लेना है, ठीक है ना, जो पहले नंबर था उसको लेना है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 - 10, यानी V1 की वैल्यू आ गई 9। ऐसे मुझे V2 निकालना है, तो V2 के जस्ट सामने भरी हुई कोष्टिका कौन सी है ये वाली 8 वाली, 8 के जस्ट सामने कौन सी है 20, तो 20 + V2 क्या है आपके पास 20 + V2 इक्वल में क्या लिखेंगे हम 8। तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 20, यानी V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -12। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास -12। ऐसे V3 के जस्ट सामने वाली कोष्टिका है 40, 40 के जस्ट सामने वाली 60, यानी 60 + V3 क्या आएगा 60 + V3 इक्वल टू क्या आएगा इक्वल में 40। तो V3 की वैल्यू क्या आएगी 40 - 60 क्या आएगा -20, तो ये वैल्यू आ गई -20। तो हमको सारी वैल्यू मिल गई U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4, ये सारी वैल्यू हमको किस में निकालनी है OT2 में। ठीक है, ये OT2 का काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे OT3। अब OT3 में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स। रिक्त कोष्टिकाएं मतलब जो भरी हुई है उनके स्थान पे तो मैं ये जैसे ये भरी हुई है ये भरी हुई है ये भरी हुई है, इनके स्थान पे तो क्या लगा दूंगा मैं डॉट, और जो खाली है उनके स्थान पे जो डिजिट है, जैसे 70 चल रहा है तो 70, 40 चल रहा है तो 40, 30 चल रहा है तो 30, इनके स्थान पे वो की वही संख्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वापस चेक कर लेना। ठीक है ना। तो देखो रिक्त कोष्टिकाओं की लागत मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, जो भरी हुई कोष्टिकाएँ थी उनके स्थान पे डॉट लगा दिया मैंने, जो खाली थी उनके स्थान पे जो संख्या थी वो को एज इट इज़ लिख दिया, और जो वैल्यू हमने निकाली U1 U2 U3 और V1 V2 V3 और V4 ये इनके नीचे और सामने लिख दी मैंने। बात खत्म। अगली मैट्रिक्स हम क्या कौन सी निकालेंगे, रिक्त कोष्टिकाओं के लिए
रिक्त कोष्ठिकाओं के लिए UI प्लस VJ वाली मैट्रिक्स निकालनी। ये कौन सी थी? CI प्लस VJ, CIJ। ठीक है, अब हम कौन सी निकाल रहे हैं? UI प्लस VJ। इसको कैसे निकालते हैं हम? अभी हमने सीखा था पीछे, और सीख लेते हैं। देखो, डॉट की जगह तो क्या आ जाएगा? डॉट आ ही जाएगा। अब मुझे 70 के लिए 70 की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? 70 के जस्ट सामने कौन सी संख्या है? 60, और इसके नीचे कौन सी है? 9। दोनों को प्लस कर देंगे, 60 9 69। 40 के लिए निकालेंगे, 40 के जस्ट सामने 20, और इसके नीचे क्या है? 9। 20 और 9 29। अब 30 के लिए निकालेंगे, 30 के जस्ट सामने 10, और नीचे क्या है? -12। 10 और -12 -2। 30 के वापस इस वाले 30 के लिए देखो, सामने क्या है? 60, और नीचे क्या है? -12। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 48। ठीक है, 48 ही आ रहा है। डॉट की जगह क्या आ जाएगा? डॉट। 50 के लिए देखो, 50 के जस्ट सामने 10, और जस्ट नीचे क्या है? -20। तो 10 एंड -20 कितना होगा? -10। डॉट की जगह डॉट है। 70 के लिए देखो, 20 और -20 0 आ गया। ये तीनों डॉट ही है, ये डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या निकालेंगे? तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट हम क्या निकालते हैं? मूल्यांकन मैट्रिक्स। मूल्यांकन मैट्रिक्स को किससे शो करते हैं हम? DIJ से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CIJ माइनस UI प्लस VJ। यानी ये तो वो जो रिक्त कोष्ठिकाओं की लागत मैट्रिक्स थी, और ये कौन सी? अभी जो लास्ट हमने निकाली। दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो देखो क्या कैसे आएगा। डिफरेंस में आपको बता दूँ, मतलब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो डॉट की जगह तो डॉट आ ही जाएगा। 70 में से 69 माइनस कर देंगे, 40 में से 29 माइनस कर देंगे, 30 में से -2 माइनस कर देंगे, 30 में से 48 माइनस कर देंगे, डॉट की जगह डॉट। 50 में से -10 माइनस कर देंगे। देखो, -50 में से -10 माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे कि 50 में से माइनस क्या कर रहे हैं? -10, यानी 50 + 10 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा अपने पास? 60 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। और बाकी डॉट की जगह क्या चल रहा है? डॉट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि तो जो लास्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? डॉट 1 11 आप करके देख सकते हो, 32 -18 डॉट, और ये 70, ये डॉट, ये 60 डॉट 70, और ये डॉट डॉट और डॉट। ये हमको लास्ट में क्या मिली? मूल्यांकन मैट्रिक्स। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि मूल्यांकन मैट्रिक्स में उपस्थित जो सभी अवयव है वो क्या थे? या तो 0 थे या सारे प्लस में थे। लेकिन यहाँ पे एक अवयव ऐसा आ रहा है, देखो -18, मतलब यहाँ पे क्या है? DIJ ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल। ठीक है ना, कि ये 0 से, मतलब एक डिजिट ऐसा भी है जो 0 से छोटा है, मतलब माइनस का डिजिट आ गया ना। मतलब जो हमने इष्टतम जो हल निकाला था ना स्टार्टिंग में, वो हमारा सही नहीं है। अब हमको सही हल निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा बस ये चेंजेस, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होता है। बाकी पूरा क्वेश्चन वो का वही था अभी तक, फर्स्ट वाला ही। अब चेंजेस यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम किसका यूज़ करेंगे कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे हम जो लाइनें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो, अतः लूप विधि का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सी विधि का यूज़ करेंगे? लूप विधि से। अतः लूप विधि से, लूप विधि से क्या करेंगे? अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं वापस बनाऊंगा, देखो ध्यान से देना। यहाँ तक तो वो का वही था। अब यहाँ पे एक डिजिट माइनस का आ गया, एक अवयव माइनस का आ गया, इसलिए अब हमको यहाँ से लूप विधि का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है? माइनस का आने का मतलब ये है कि जो पहले वाला जो इष्टतम हल निकाला था हमने, 779 रुपीज़ लागत और 221 रुपये जो बचत निकाली थी, वो हमारा गलत परीक्षण था। अब हमको सही निकालना पड़ेगा। अब सही कैसे निकालेंगे? लूप विधि की सहायता से। लूप विधि में क्या करते हैं, जो लास्ट में हमको ये जो मूल्यांकन मैट्रिक्स मिली है उसमें हम क्या करेंगे? देखो, ये जहाँ बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ लिख दूंगा, जैसे डॉट की जगह डॉट है। लूप बनाना पड़ेगा। अब लूप कैसे बनाएंगे? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लूप मतलब क्या होता है? लूप आप समझते हो। जैसे स्टार्ट कहाँ से करूँगा मैं? लूप -18 से। हमेशा जो संख्या माइनस की है वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये लूप स्टार्ट होगा यहाँ से। अब मुझे लूप बनाना है, मतलब एक तरह से वही आयत या स्क्वायर कुछ भी बना दो आप, कोई भी ऐसी आकृति जो मतलब चारों तरफ से क्या हो, जिसके चारों कोने या जिसके जितने भी कोने हैं वो पूरी तरह से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो चारों एंड से बंद हो पूरी तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। अब देखो, स्टार्ट करना है तो बनाने में तो मैं ये लूप भी बना सकता हूँ, लेकिन ये लूप नहीं बनाना। हर कोना क्या होना चाहिए? डॉट होना चाहिए। ऐसा लूप बनाना है जिसका हर कोना क्या होना चाहिए? डॉट। हर कोना क्या होना चाहिए अपने पास? डॉट। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट किया तो ये भी डॉट आ गया, लेकिन ये डॉट नहीं आएगा, इसलिए मैं आगे जाऊँगा। ये डॉट आ गया एक कोना, फिर नीचे जाऊँगा तो ये एक कोना डॉट आ गया, फिर वापस यहाँ तक आऊँगा तो ये एक कोना डॉट आ गया, और ये वापस इनको मिला लूँगा।
तो ये मेरा क्या बन गया, एक लूप बन गया। आई चीज़ समझ में। ऐसा लूप बनाना है जिसका हर कोना क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। तो देखो स्टार्ट तो हमेशा जो माइनस वाला अवयव है वहीं से करना है, बाकी चलते 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 इस डॉट पे आया, फिर वापस डॉट आ गया, फिर वापस डॉट आ गया, और ये हमारे पास वापस माइनस पे पहुंच गया। ये हमारा क्या बन गया, लूप बन गया। ठीक है, तो लूप के अलावा बाकी चीज़ों को तो एज इट इज़ लिख लो। ये डॉट आ गया, ये 1 है, और ये हमारा 11 चल रहा है, ये 32 चल रहा है, ये 60 चल रहा है, और ये डॉट चल रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चेंजेस करना है इसमें, ये चारों कोनों पे, केवल चारों कोनों पर ही करना है। ये बीच वाली संख्या को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे 70 है, इनको भी एज इट इज़ लिखेंगे। जो कोने हैं उनमें हम चेंजेस करेंगे। कोने में क्या चेंजेस करेंगे, जो संख्या माइनस की आई है, ठीक है ना, जो संख्या माइनस से जो भी आई है, जो भी अवयव माइनस का आया उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा। जो भी किसका लिखना है, प्लस का। जो संख्या माइनस की आई है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का थीटा। उसके जस्ट ऑपोजिट जो कोना है उस पर क्या लिखेंगे, माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा ही आएगा, सॉरी जिसके उसके जस्ट जो ऑपोजिट कोना है उस पर भी क्या आएगा, प्लस थीटा। और बाकी दो बच्चे कोने हैं उन पे क्या आएगा, माइनस थीटा और माइनस थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पे कि जो माइनस वाली संख्या थी उसके स्थान पे लिखा प्लस थीटा, उसके जस्ट ऑपोजिट कोने पर क्या उस पर भी क्या आएगा, प्लस थीटा, और बाकी दो बच्चे जो कोने हैं वहाँ पे क्या आएगा, माइनस थीटा और माइनस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। बस अब आगे क्या करेंगे हम, अब आगे एक ऐसी मैट्रिक्स, यहाँ पे थोड़ा देखो समझना, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा तुम्हारे। ये हमने क्या बना दी, एक मैट्रिक्स ये हो गई। अब जो हमको मैट्रिक्स बनानी है वो कैसी बनानी है हमको, देखो ध्यान से सुनो। अब इस वाली मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इस लूप वाले चारों कोनों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। जो लूप वाले चारों कोने थीटा माइनस थीटा और थीटा, इनको छोड़ के यदि बात करूँ तो बाकी जो अवयव है उनमें क्या चेंजेस करने हैं। जहाँ जो खाली कोष्टिका है उनको हम क्या लगा रहे हैं, अब डॉट लगा रहा हूँ। खाली कोष्टिका है 1 और 11, तो ये डॉट, ठीक है। अब बची ये भरी हुई कोष्टिका थी, लेकिन यहाँ पे अभी हमने डॉट लगा रखा था। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम जो हमने यहाँ पे पहले संख्या थी, देखो यहाँ पे संख्या क्या थी स्टार्टिंग में, देखते हैं हम। जो हमने सॉरी उसको संख्या जो हमने प्रदान की थी, प्रदान कितनी की थी हमने, इसको 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। अब 32 खाली कोष्टिका है तो इसको इसकी जगह क्या लिख दूंगा, डॉट। 60 भी कितनी है, रिक्त कोष्टिका, ये हमने डॉट लिख दिया। यहाँ पे डॉट है मतलब यहाँ पे भरी हुई कोष्टिका थी। अब कितना हमने इसको कितनी संख्या प्रदान की थी हमने, तो यहाँ पे हमने इसको संख्या दी थी 2, मतलब इसकी कितनी मांग की पूर्ति हुई थी, 2 की। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 70 है, ये मतलब ये रिक्त कोष्टिका है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, डॉट। यहाँ पे डॉट था मतलब यहाँ पे कितनी संख्या हमने प्रदान की थी, तो यहाँ पे हमने प्रदान की थी देखो 7, तो जो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 7। अब हमारे केवल ये 4 कोने बचे, थीटा माइनस थीटा और थीटा। अब इनकी जगह क्या लिखेंगे, देखो थीटा की जगह पहले क्या था, थीटा की जगह पहले था अपने पास 30, थीटा की जगह पहले क्या था 30, तो थीटा की जगह मतलब यहाँ पे एक भी संख्या हमने प्रदान नहीं की, मतलब थीटा की जगह क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। इस माइनस थीटा की जगह क्या है, देखो कितनी संख्या हमने प्रदान कर रखी है, इस माइनस थीटा की जगह हमने 8 प्रदान कर रखे, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 8 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 8 माइनस थीटा। अब ये जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो भरी हुई कोष्टिकाओं में जितनी संख्या हमने पूर्ति की है वो उसी संख्या की बना रहे हैं एक तरह से। वो देखो यहाँ पे माइनस थीटा है, तो देखो इस वाले अवयव को या इस वाले कोष्टिका को हमने कितनी मान की पूर्ति कर रखी है, तो यहाँ पे हमने पूर्ति कर रखी है 2 की। तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस का थीटा। इसको मैंने कितनी पूर्ति की है, इसको मैंने पूर्ति की है 10, तो 10 और थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस थीटा। आई चीज़ समझ में। तो हमने ये पूरी ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल अलग हो गई, तो यहाँ आप 2 बार रिपीट करके इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से थीटा की इन चारों कोनों से हमको थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू लूँगा मैं। कौन सी वैल्यू लूँगा, माइनस वाली। मिनिमम तो कहाँ से लिख लेगी, जो माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है। कुल मिला के जो 2 माइनस थीटा है वहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा 2 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। प्लस में निकालनी है थीटा की वैल्यू, ऐसा नहीं कि आप 10 प्लस थीटा को ले लो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, नहीं। प्लस में कैसे आएगी, जब हम माइनस वाली टर्म लेंगे ये वाली, और दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं 2 को लूँगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। तो अब एक और मैट्रिक्स बनेगी, लास्ट मैट्रिक्स जो बनेगी, देखो 5 चल रहा है, तो 5 हमने किसको प्रदान किया था, यहाँ पे 19 था, तो 19 को मैंने कितना दिया था, 5। ये आप ध्यान रखो, डॉट की जगह डॉट ही चलेगा, वापस डॉट है,
वापस डॉट है, ये डॉट की जगह डॉट ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे थीटा है, ठीक है, थीटा है तो थीटा मतलब इस वाली लास्ट वाली को देखना है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब ये क्या आ जाएगा अपने पास 2। और 2 हमने किसको दिया था, 2 हमने दिया था यहाँ पे संख्या कितनी थी उस टाइम 30 थी, आप देख सकते हो पीछे, ठीक है ना। 30 को हमने कितनी पूर्ति की थी 2 की। नीचे क्या चल रहा है 8 माइनस थीटा, ये सारी पूर्तियाँ है ना। 8 माइनस थीटा यानी 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 किसको दिया था हमने 8 को। ऐसे ही बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे डॉट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 हमने किसको दिया था 40 को। यहाँ पे कितना चल रहा है डॉट। यहाँ पे क्या चल रहा है 2 हमने किसको दिया था, हमने 2 दिया था हमने 10 को, पीछे देख सकते हो आप, है ना। और अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है 2 माइनस थीटा, 2 माइनस थीटा मतलब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। 2 माइनस 2 0 हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी पूर्ति नहीं हुई पूरी, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा सीधा ही, बात ही खत्म, पहले भले कुछ भी हो, ठीक है ना। यदि पूर्ति 0 हो गई तो डॉट आ जाएगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है 10 प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा मतलब कितना हो जाएगा 12 की पूर्ति की। और यहाँ पे कौन सी संख्या को पूर्ति की थी हमने, यहाँ पे जो 12 की पूर्ति है वो कौन सी संख्या को पूर्ति की थी हमने 20 को। आई चीज़ समझ में, जो 12 की पूर्ति है हमने किसको की थी 20 को। तो ये हमको लास्ट में जो मैट्रिक्स मिली ये हमारा क्या है इष्टतम हल है। अब क्या करेंगे वही 19 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 20। आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 743 रुपीज़। मतलब ये तो हमारी क्या है लागत यानी खर्चा। हमको क्या निकालनी है बचत कितनी आएगी 1000 माइनस 743, तो कितनी आएगी बचत 257 रुपीज़ हमारे क्या रहेगी बचत। तो ये हमारा इष्टतम हल है। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल हमने किए, दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और दोनों एग्जाम्पल को आप यदि अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपके बाकी एग्जाम्पल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप पहले इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से कर लें, और यदि आपके पास नोट्स है तो आप बाकी के एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, या एक बार आप आंखों से देखने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा बहुत किसी में डिफरेंस है, तो उसकी मैं PDF बना के आपको भेज दूँ। बाकी आप अपने स्तर पे ज़रूर मेहनत करें, क्योंकि मेरे पास अभी पूरे नोट्स कंप्लीट नहीं है। ओके, ठीक है। और अभी हमने एक तो नियतन समस्या वाला चैप्टर पूरा कर लिया है, एक लेखाचित्र विधि वाले क्वेश्चन किए, एक ये परिवहन समस्या के 2 एग्जाम्पल हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक हमने जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस सभी चैप्टर की वो हमने डाली है। तो अभी तक हमने ये किया, तो ये चारों चीज़ों को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और भी यदि कुछ होगा अच्छी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं उसको PDF डालूंगा या उसका वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। यदि PDF भी डालता हूँ तो आप PDF को भी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है ना। बहुत बार वीडियो बनने में, फिर उसको एडिट करने में, उसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, इस कारण मैं PDF ही डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।